नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन बैंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चाल और चाल का जो अर्थमेटिक के चाल का जो चैप्टर है उसको ऐसी एक वीडियो के माध्यम से उसके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक ही वीडियो में जो चाल समय दूरी वाला जो चैप्टर है उसको एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप चाल का जो बेसिक फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अपन ऐसे लिखें इसको कि चाल बराबर, चाल मतलब आपकी स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये फार्मूला है, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इस फार्मूले के आधार पर ही ये पूरा चैप्टर इसी फार्मूले पर आधारित है। लेकिन इस फार्मूले का उपयोग करके हम स्कूल में समय और दूरी वाले सवाल करते थे जो कि काफ़ी लंबे हो जाते थे। इस फार्मूले के माध्यम से ही हम अनुपात और समानुपात का प्रयोग करके सवालों को बड़ी आसानी से करेंगे। तो ठीक है, पहले आप इस फार्मूले को समझिए। तो इसमें स्पीड बराबर आपका होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फार्मूले से अगर आप टाइम का मान निकालने चाहें तो टी बराबर डी अपॉन एस, और इसी फार्मूले से अगर आप डी का मान निकालना चाहें एस इंटू टी। तो ये तीन फार्मूले इसी से निकलते हैं ना। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना। तो वैसे चाल की बात करें तो चाल क्या होती है? तो चाल एक निश्चित समय में एक अंक समय में तय की गई दूरी ही क्या है? चाल है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला उसी से बना है कि एक अंक समय में तय की गई दूरी ही क्या है? चाल है। तो कैसे एक अंक समय में? जैसे उदाहरण के द्वारा समझें कि एक कार है जो कि 80 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। 80 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। तो इस फार्मूले के अपन मान रखें तो दूरी कितनी? 80 किलोमीटर बटे 2 घंटे में 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती? चाल कहलाती। 1 सेकंड में भी तय की गई दूरी, 1 मिनट में भी तय की गई दूरी, तो अपन कोई भी मात्रक ले सकते हैं, लेकिन वो यूनिट एक होना चाहिए। तो एक अंक समय में जो दूरी तय की जाती है वही चाल कहलाती है। ठीक है, तो ये चाल की परिभाषा रही। लेकिन आपको जैसे ये फार्मूला है उससे पहले अपन कुछ देखते हैं कि जैसे चाल को मापने के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, और एक होता है मीटर प्रति सेकंड, जो कि सवालों में आता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड आपको 2 सवालों में या किलोमीटर प्रति घंटा आएगा या मीटर प्रति सेकंड आएगा, या दोनों मिक्स करके आ जाएंगे। तो इनको एक दूसरे में क्वेश्चन करते हैं तो एक दूसरे में चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको चेंज कैसे करते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊँ कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे में आपको चाल दी है, आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखो, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है? किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा कर देना। क्या करना है? 18 किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना है। किससे करना है? 5/18 से गुणा करना है। तो ये गुणा हो जाएगा 18 चुके 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 5 चुके 20, तो ये फिर से 72 हो गया। ठीक, तो बात आप समझ रहे होंगे। तो ये कैसे करते हैं, इसको याद रखने का एक तरीका ये है। वैसे ये 18/5 और 5/18 इनको चेंज करने पर आते हैं। जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। इससे जो 5/18 और 18/5 इससे ही आए हैं, तो अपन इसको डायरेक्ट ही याद रख लेते हैं। तो जैसे किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है, तो आप इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो किलोमीटर बड़ी राशि है और मीटर छोटी राशि, किलोमीटर बड़ा मात्रक है और मीटर छोटा मात्रक है। तो किलोमीटर से मीटर में जाना है तो किलोमीटर बड़े से छोटे में जाना है, तो आपको छोटे से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर छोटा क्या है? 5/18। छोटा क्या है? 5/18, ये छोटा है, और 18/5 क्या है? ये बड़ा है। तो आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है। जैसे किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है तो यहाँ करना पड़ेगा मीटर में, और मीटर से किलोमीटर में जाना है तो इसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर से मीटर किलोमीटर प्रति घंटा है, और मीटर प्रति सेकंड, इनका ये। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में बड़े से छोटे में जाना है, तो छोटे वाले 5/18 का गुणा करना, और
मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो आपको 18/5 का गुणा करना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और है, जैसे रेशियो से कैसे, जैसे आपको दिया किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप 18 और इसको मान लीजिए 5। ठीक, इनका अनुपात 18:5। अब इसका उपयोग करके कैसे चेंज करें, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा 72 है, तो 72 किलोमीटर के नीचे लिख देंगे 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो इस अनुपात की सहायता से कैसे चेंज करें, आपको ये पता करना है कि 18 से ये कितना गुना है, 18 कितना गुना, ये 4 गुना, तो 18 का 4 गुना है, तो ये जो भी आएगा मीटर प्रति सेकंड वो 5 का भी 4 गुना होगा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्रश्नों में किलोमीटर में भी आएगा और मीटर प्रति सेकंड में भी आएगा। ठीक है, तो इसको समझने के बाद अब आपको अपन फार्मूले पे आ जाते हैं कि जो फार्मूला है इसका प्रयोग कैसे करेंगे अपन। तो आप यहाँ पर देखें कि फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ स्पीड s बराबर d/t। इस फार्मूले को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर एक t है, s बराबर क्या होता है, s बराबर d/t होता है, ये आप जानते हैं s बराबर d/t होता है। ठीक है, s बराबर d/t होता है, यहाँ पर t टाइम है, d दूरी है और s क्या है, स्पीड है। तो यहाँ पर जो अपन टाइम है ना, इसको क्या मान लेते हैं कि ये बदल नहीं रहा, ये निश्चित है। ठीक है, अगर टाइम निश्चित है तो जो स्पीड है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होगी। बात समझ रहे हैं, अगर टाइम निश्चित है तो वो स्पीड दूरी के अनुक्रमानुपाती होगी। टाइम मतलब जैसे 1 घंटा है, वो निश्चित कर दिया कि 1 ही घंटे में सब कुछ होना है, तो 1 घंटे में सब कुछ होना है, तो स्पीड जितनी ज़्यादा होगी 1 घंटे में उतनी ज़्यादा दूरी तय होगी। समझ रहे हैं बात, जैसे टाइम 1 घंटा निश्चित है, 1 घंटे में स्पीड और दूरी तय करना है आपको, तो स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा दूरी होगी। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी ये आपको क्लियरिटी समझ नहीं आएगा, लेकिन अपन प्रश्न में इसका प्रयोग करेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी समझ सकते हैं। अब अपन ने डी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब टी को कांस्टेंट कर दिया। अब अगर यहाँ पर टी कांस्टेंट क्या है, टी अचर है, टी बदल नहीं रहा, मतलब कांस्टेंट है टी, है ना, तो टी कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पर डी को कांस्टेंट कर लो, मान लो डी कांस्टेंट है, तो एस अनुक्रमानुपाती 1/t, या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं डी कांस्टेंट है, यहाँ पर डी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि एस के व्युत्क्रमानुपाती क्या हो, टी है। तो डी कांस्टेंट मतलब दूरी कांस्टेंट है, मतलब दूरी जैसे मान लो 100 किलोमीटर दूरी दी है, तो 100 किलोमीटर में अपन को एस और टी में करना है। एस और टी में क्या करना है, जैसे एस मतलब स्पीड, तो ज़्यादा स्पीड करेंगे 100 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए तो टाइम कम लगेगा, मतलब उल्टा हो रहा है कि स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है। यहाँ क्या हो रहा था कि स्पीड बढ़ा रहे थे तो दूरी ज़्यादा तय हो रही थी, तो ये भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था। यहाँ पर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसलिए ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जैसे अपन ने डी को कांस्टेंट कर लिया, टी को कांस्टेंट कर लिया, अब एस को भी कांस्टेंट कर सकते हैं कि चाल निश्चित है, चाल आपने कर दी कि चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही है चाल, तो डी क्या हो जाएगा, टी के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी अनुक्रमानुपाती टी हो जाएगा। अब यहाँ पर चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक फार्मूला और है जैसे औसत चाल का। वैसे औसत चाल बराबर जो सामान्यतः जो सूत्र होता है, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड या औसत चाल, औसत चाल का जो सामान्यतः फार्मूला होता है, औसत चाल का जो सामान्यतः फार्मूला होता है वो होता है कुल दूरी, मतलब कुल कितनी दूरी तय की है और कुल कितना टाइम लगा है, तो वो औसत चाल निकल जाती। अब औसत चाल होती क्या है, जैसे अपन एक व्यक्ति या एक ट्रेन है वो 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 400 किलोमीटर दूरी में कभी 50 की स्पीड से जाती है, कभी 60 की स्पीड से जाती है, कभी 40 की स्पीड से जाती है, कभी 100 की स्पीड से जाती है, और 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब आपको ये बताना है 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा, तो उसको डायरेक्ट निकालने का ये तरीका है कि कुल दूरी कितनी है वो और कुल टाइम कितना लगा वो, उन दोनों का डिवाइड कर देंगी तो आपकी औसत चाल निकल आएगी। लेकिन इसके अलावा यदि एक अलग कंडीशन आ जाए कि एक व्यक्ति
एक बच्चा है वो वो घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि स्कूल से घर जा रहा है और घर से स्कूल आ रहा है, मतलब उसकी दूरी दोनों तरफ समान है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो औसत चाल निकालने का एक फार्मूला एवरेज पर एक्स और वाई उसकी जाने और आने की स्पीड है, जो कि अलग अलग हैं कि 4 की स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्कूल जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्कूल आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो ये मतलब चाल और दूरी से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन, तो देखिए अपन अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस मोटरसाइकिल से जाता है। यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तो वो है 20 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह गति अपनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो आपको घर से आप इसकी दूरी बताना। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर दूरी तो निश्चित है, स्पीड कम ज़्यादा हो रही है और समय कम ज़्यादा हो रहा है। तो दूरी अगर निश्चित है तो अपन ने सूत्र पढ़ा था कि एस बराबर क्या होता है, एस बराबर स्पीड बराबर d/t होता है। अब यहाँ पर d तो कांस्टेंट हो गया। अगर d कांस्टेंट हो चुका है तो s व्युत्क्रमानुपाती होगा t के। ठीक, बात समझ रहे हैं? s व्युत्क्रमानुपाती होगा t के। s व्युत्क्रमानुपाती होगा t के, इसका मतलब ये है कि s स्पीडों का जो अनुपात रहेगा, जो अलग अलग स्पीड दी है 30 और 40, वो उस अनुपात को उल्टा कर देंगे तो वो समय का अनुपात निकल आएगा। ठीक है, तो उसी आधार पर अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो स्पीड एक 30 है और एक 40 है। तो पहली स्पीड अपन मान लेते हैं 30 है, S1 30 है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड बढ़ रही। अगर इनका रेशियो बात करें तो स्पीड का जो रेशियो आ रहा है वो 3:4 आ रहा है ना। 3:4 आ रहा है स्पीड का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 आ रहा है तो टाइम का रेशियो इस आधार पर क्या आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4:3 आएगा टाइम का रेशियो। बात समझ रहे होंगे, क्योंकि दूरी तो कांस्टेंट है, और अगर दूरी कांस्टेंट है तो एस मतलब जो स्पीड है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी समय के। ठीक है, तो 3/4 स्पीड का अनुपात है तो समय का अनुपात 4:3। अब यहाँ पर बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर जो 30 की स्पीड है उससे 4 यूनिट टाइम लग रहा, और जो 40 की स्पीड है उससे 3 यूनिट टाइम लग रहा। ठीक है, अब वो टाइम कैसा लग रहा है यहाँ पर देखो। अगर 30 की स्पीड से जा रहे हैं तो 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब 20 मिनट देरी से पहुँच रहा। अगर 30 की स्पीड से जाएंगे तो 20 मिनट देरी से पहुँचेगा, मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और अगर 40 की स्पीड से जाएंगे तो 10 मिनट पहले पहुँच जाएंगे, मतलब 10 मिनट कम टाइम लगेगा। बात समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 टाइम इसमें लग रहा, 3 टाइम इसमें लग रहा, तो अंतर कितने, 1 यूनिट का। और रियल में अंतर कितने का है, 20 ज़्यादा ये है और 10 कम ये है, तो 30 का अंतर है। तो ये कैसा 30 का अंतर निकला वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये लाइन देखें कि ऑफिस को पहुँचने में 100 मिनट लग रहा है, मान लो कितने लग रहे हैं, रियल में 100 मिनट लग रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति 30 की स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से जा रहा तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो मतलब वो 120 मिनट में पहुँच रहा। ठीक है, लेकिन अगर वही व्यक्ति 40 की स्पीड से जाएगा तो वह 10 मिनट पहले मतलब 90 मिनट में पहुंचेगा। तो यहाँ पर टाइम ये लग रहा है 120 और 90 मिनट। तो 120 और 90 मिनट में जो अंतर आ रहा है वो 30 का आ रहा है, और यहाँ पर अनुपात में जो अंतर आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ रहा है आपका, 1 यूनिट बराबर आ रहा 30। बात समझ रहे हैं ना, 1 यूनिट बराबर आ रहा 30 मिनट। ठीक है, अगर 1 यूनिट बराबर 30 मिनट आ रहा है तो अपन को दूरी बताना है कि दूरी क्या है। तो यहाँ पर देखो कि 30 की स्पीड से अपन बात करें तो 30 की स्पीड से 4 यूनिट लग रहे हैं। कितने यूनिट लग रहे हैं, 4 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर 30 मिनट है, 4 यूनिट बराबर 30 × 4 मतलब 120 मिनट लग रहे हैं। किसकी स्पीड से, 30 की स्पीड से। तो 30 की स्पीड से 120 मिनट लगेंगे, तो 30 की स्पीड से 120 मिनट, इनको घंटों में बदलना है 60, क्योंकि अपन को दूरी निकालना है। और दूरी बराबर यहाँ पर आ जाएगा S × T। ठीक है, ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा। तो S × T, S मतलब स्पीड और T टाइम। तो यहाँ पर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और अपना टाइम मिनट में निकला था, तो उसको अपन ने घंटे में बदल दिया, और घंटे में बदल दिया तो ये इससे 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और 30 × 2 आ गया तो ये 60 किलोमीटर उसके घर से और ऑफिस की दूरी।
तो देखो इस तरीके से अपन अनुपात और समानुपात के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इन सवालों को इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो आप इनको बहुत ही स्पीड में कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्टों को क्लियर करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो इसके बाद आप अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी चाल के 3/5 के बराबर भाग से अपने गंतव्य तक जाता है और 2.5 घंटे देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय याद कीजिए, ठीक। तो वो 3/5 के बराबर मतलब अपनी जो गति है उसके 3/5 भाग के बराबर गति से जाता है तो 2.5 घंटे लेट पहुंचता है। यदि वो 3/5 भाग के बजाय नॉर्मल गति से जाए तो वो कितनी देर में पहुंचेगा, तो ये आपको बताना। तो पहले ये 3/5 भाग का मतलब ये है, यहाँ देखें आप कि 3/5 भाग का मतलब ये है कि ये 3 है और ये 5। 3/5 भाग का मतलब होता है कि 5 में से 3 अगर उसकी सामान्य स्पीड 5 है तो वो 3 की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 2 स्पीड हो गई, यहाँ पर स्पीड S1 और स्पीड S2 मान लो। तो 3 की स्पीड से जा रहा है और फिर मान लो पहले 5 की स्पीड से जाता था जो उसकी सामान्य स्पीड है, अब ये 3 की स्पीड से जा रहा है। तो ये इसकी स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक। तो यहाँ पर फिर वही बात आ रही है कि यहाँ पर दूरी तो निश्चित है ना, दूरी क्या है, निश्चित है। तो टाइम इसका फिर इनवर्स हो जाएगा, टाइम इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। दूरी निश्चित है, टाइम इनवर्स हो जाएगा, 3 से 5 लगेगा, ठीक। क्योंकि दूरी निश्चित है तो टाइम रिवर्स हो जाता है, तो टाइम रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और दी है कि 2.5 घंटा लेट पहुँचता है, मतलब पहले वो 3 यूनिट में पहुँचता था, 5 यूनिट में पहुँचता। तो मतलब 2 यूनिट का अंतर आ रहा है यहाँ पर। कितने यूनिट का अंतर आ रहा है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट ही बराबर क्या है, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा मतलब 2 सही 1/2 दिया है तो उसको अपन 5/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालें तो 1 यूनिट बराबर 5 आपका 4 हो जाएगा, ठीक। 1 यूनिट बराबर 5/4। तो आपको सामान्य समय बताना है। तो सामान्य गति 5 है तो सामान्य समय 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की यहाँ वैल्यू निकाल लो। तो 5/4 ही 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 3 यूनिट की वैल्यू इसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो 5 × 15/4 घंटे लग जाएंगे। अब इसको घंटे में 15/4 घंटे आप इसको बदलें तो 4 × 3 हो गया 12, 3 घंटे प्लस 4 × 3 12, बचे कितने, 3/4। तो 3/4 घंटे, तो इसको मिनट में बदल लो 60। तो ये कितना हो जाएगा 15, तो 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट में आप उसका सामान्य समय। लेकिन 60 मतलब 3/5 गति से जाता है तो उसको 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो ये आपका दूसरा सवाल रहा। ये भी अनुपात पर ही आधारित है। अधिकतर क्वेश्चन जो दूरी के चाल और स्पीड के जो क्वेश्चन रहते हैं अधिकांश वो उनको अनुपात से ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बेसिक से ही हल होते हैं तो उन क्वेश्चनों को भी करेंगे। मतलब अपन इस वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जैसे मान लो कि एक बिंदु ए है आपका, ए बिंदु है, ए यहाँ पर ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ए बिंदु बी बिंदु है, ठीक है। अब ए बिंदु से एक व्यक्ति एक्स बी की तरफ जा रहा है और बी बिंदु से एक व्यक्ति वाई ए की तरफ जा रहा है और दोनों मिलकर कौन से बिंदु पर है, सी, ठीक। ए बिंदु से एक व्यक्ति एक्स बी की तरफ जा रहा है और एक व्यक्ति वाई ए की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर सी पर दोनों मिलते हैं। सी पर मिलने के बाद जो एक्स है उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए बी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, बी घंटे लगते हैं। और एक्स जो व्यक्ति है वो सी पर पहुँचने के बाद सी से बी तक जाने के लिए उसको 1 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पर मिलने के बाद का समय दिया, मिलने के बाद फिर उनको अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगता है वो आपको दिया गया। अब आपको इनकी गति का अनुपात बताना। तो इनकी गति का जो अनुपात होगा A/B, मतलब एक्स की गति, एक्स की स्पीड और वाई की स्पीड का जो अनुपात क्या होगा वो बताना। तो ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, ध्यान देना इधर। एक्स से सी पर पहुंचने के बाद ए समय लगता है तो ए इसके इस तरफ आएगा और वाई को बी लगता है, वाई बी इस तरफ आएगा, समझ रहे। एक्स को सी पर पहुंचने के बाद ए समय लगता है तो ए इधर आ जाएगा और बी को बी से बी वाई को बी घंटे लगते हैं तो बी इधर आ जाएगा। तो यही फार्मूला इस सवाल पे काम करेगा। अब सवाल क्या है, सवाल समझें। सवाल ये है कि ए क्यू स्थान तक जाने के लिए
ए मतलब क्यू स्थान तक जाने के लिए, ए क्यू स्थान तक जाने के लिए, क्यू स्थान तक जाने के लिए पी से चलना शुरू करता है और उसी समय पर बी क्यू से पी के लिए चलना शुरू करता है। यदि एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 16 और 25 घंटे लेते हैं तो आपको ये बताना है कि उनकी गति का अनुपात क्या है, मतलब डायरेक्ट सूत्र पर ही आधारित है। तो यहाँ पर देखो क्या, ए क्यू स्थान तक जाने के लिए पी से चलना करता है। तो जो ए है वो पी बिंदु से चलना शुरू करता है क्यू तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और इधर से बी उसी समय ए पी तक पहुंचने के लिए इधर चलना शुरू करता है। अब यहाँ पर देखें ए को पहुंचने के लिए कितने घंटे लगते हैं इधर जाने के लिए, यहाँ मिलने के बाद ए को लगते हैं 16 घंटे और बी को इधर जाने के लिए 25 घंटे लगते हैं, ठीक। तो ये आपको डायरेक्ट दिया है। तो ए और बी की स्पीड का अनुपात बताइए। तो ए रेशियो बी मतलब ए की स्पीड और बी की स्पीड। तो यहाँ पर देखो ए को जाने के लिए 16 घंटे लगते हैं, तो यहाँ 16 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट 4/5, तो रेशियो आ गया 4:5। तो डायरेक्ट ही सूत्र पर आधारित क्वेश्चन था। तो ये फार्मूला आपको याद होगा तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको बेसिक मेथड से भी किया जा सकता, लेकिन ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आप इसका फार्मूला याद रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। तो देखिए अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है। ध्यान रखना, 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है। यदि वह दूरी का 4/3 भाग 2/3 समय में तय करता है और शेष समय में वह शेष दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए ये बताना। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल दूरी आपको कितनी दी है, 160 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल समय कितना दिया, 15 आवर। तो इसको जल्दी से कैसे करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। तो 4/3 भाग, यदि वह दूरी का 4/3 भाग, तो दूरी का 4/5 भाग है ना। तो 4/5 भाग तो यहाँ हो गया दूरी का, कितने समय में करता है, 2/3 समय में करता है। अब 4/5 भाग तो उसने तय कर लिया, बाकी का 4/5 भाग तय कर लिया, बाकी का बचा 1/5 भाग। तो 160 का 1/5 भाग बचा, ये हो गई आपकी दूरी। अब समय 2/3 भाग समय उसने 4/5 भाग तय करने में खर्च कर दिया। अब 1/3 भाग बचा समय, तो 15 का 1/3 भाग। तो ये स्पीड निकालना, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ही है। तो ये इसको हल करके अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो निकालो, 3×5 ये हो गया 15 और 5 से ये कट जाएगा तो 32 बार। तो ये 32/5 और 5 से भाग देंगे, डबल कर दो, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर ऐसा निकाल सकते हैं ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि अपन ने अभी मिलने के बाद जो समय होता है, मिलने के बाद जितना अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जो समय बचता है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन कि ए और बी समान दिन समान समय में क्रमशः एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, क्रमशः एक्स और वाई से। ये एक्स बिंदु है और ये मान लो आपका वाई बिंदु है। तो ए से ये चलना प्रारंभ करता है, ए एक्स से, और बी से ये चलना प्रारंभ करता है, ठीक। यहाँ पर बिंदु सी मान लो जिस पे वो मिलेंगे, ठीक है। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक, प्रारंभ करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। यहाँ पर देखो ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक। 20% मतलब होता है 1/5, मतलब 5 का 20% है वो 1 है। तो 1 अधिक है तो इसकी 5 होगी, तो इसकी क्या होगी, 6 होगी। तो यहाँ पर अपन को चाल का रेशियो उन्होंने पहले ही दे दिया, ठीक है, अधिक है। रास्ते में दोनों मिलने के बाद पी घंटे में और 7 सही 1/5 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, ठीक। तो दोनों मिलने के बाद यहाँ पर ये तो पी घंटे लेता है जेबा आपका, ये पी हावर लेता है यहाँ, और यहाँ पर ये लेता है 7 सही 1/5 हावर। बात समझ रहे हैं ना। मतलब एक्स ए और बी दोनों मिलने के बाद ए यहाँ से अपने बी पर पहुँचने के लिए पी घंटे लेता है और बी यहाँ मिलने के बाद 7 सही 1/5 घंटे लेता है। तो आपको पी का मान बताना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखें कि ए की स्पीड, अभी फार्मूला पढ़ा था, ए की स्पीड बटे बी की स्पीड क्या होती। ए को लिया गया समय वो तो यहाँ आएगा पी, और बी को लिया गया समय 7 सही 7×35 और 1/36/5 इधर आ जाएगा, ठीक। लेकिन इस सवाल में अपन को a/b पहले ही से दिया था। a/b क्या है, 6/5 है, और ये हो जाएगा √36
और ये 5 यहाँ आ जाएगा 5 बटे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 36 और ये 25 और ये हो जाएगा 36, रूट खुल जाता है वर्ग करने में, और ये 5 भी 36 से 36 कट गया, ये 5 से 5 बार कट गया, तो P बराबर आपका 5 आवर आ गया। तो ये वाला प्रश्न भी बिल्कुल सूत्र पर ही आधारित था, आपको जो फार्मूला था उसमें वैल्यू पुट करना था और आपका आंसर निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन रहे और आगे और क्वेश्चन करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ध्यान देना, 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसने यात्रा का कुछ भाग पैदल जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ भाग साइकिल से जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की, आपको ये बताना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन बेसिक मेथड से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कुल दूरी कितनी दी है 42, मान लो कुल दूरी कितनी दी है 42 किलोमीटर, और कुल टाइम कितना लग रहा है, कुल टाइम लग रहा है आपका 5 घंटे, कुल टाइम लग रहा है 5 घंटे। तो यहाँ पर देखें कि कुल दूरी तो 42 है, मान लो कुल दूरी 42 है, तो एक 6 की स्पीड से दूरी तय की और एक 10 की स्पीड से दूरी तय की, ध्यान रखना, और टोटल 5 घंटे। तो 6 की स्पीड से अपन मान ले रहे हैं कि x घंटे तक 6 की स्पीड से चला, तो कुल दूरी 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स आपको दूरी बराबर फार्मूला होता है समय इंटू चाल, तो 6 चाल है और x समय। अब ठीक है, अब x घंटे वो पैदल चल गया, टोटल 5 घंटे चला, तो 5 माइनस x, तो उसको वैसे ही चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है, और अब इस इक्वेशन के आधार पर अपन को पैदल कितनी दूरी चली वो बताना। तो पैदल दूरी चली मतलब 6x की ही वैल्यू बताना है आपको। तो इसको हल कर लेते हैं। तो देखो ये तो हो गया 42 बराबर 6x, इसको 6x जो है 10 पंजे 50, तो यहाँ हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 10x, और ये 6x, तो यहाँ पर माइनस का 4x बचेगा। अब माइनस के 4x को इधर ले आओ, और इधर जब 42 में से 50 जाएगा तो 8 बचा, तो x बराबर आपका 2, x बराबर आपका आ गया 2। ठीक, x बराबर आपका 2 आ गया, तो 6 गुणित 2, 6 गुणित 2 हो जाएगा, 6 गुणित 2 मतलब 12 किलोमीटर उसने पैदल यात्रा की। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन रहा। तो देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि 2 कारें हैं, वो एक दूसरे से समकोण चलना स्टार्ट करती हैं। तो समकोण मतलब ये, यहाँ पर बिंदु अपन मान ले रहे हैं एक O है, तो एक कार तो इस तरफ जा रही है और एक कार इस तरफ जा रही है, और इस तरफ वाली कार की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इस वाली कार की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे हैं ना। इसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये बताना है कि 20 सेकंड बाद दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है, ये बताना है। तो 20 सेकंड बाद है, तो आपको समझना ये है कि यहाँ पर जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और आपको 20 सेकंड बाद कुल टोटल दूरी बताना कितनी। तो यहाँ पर जो स्पीड है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। तो अपन ने वही कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ये 18 मान लो और ये 5 होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो किलोमीटर प्रति घंटा ये तो 54 है, तो ये 54 इससे 3 गुना है, तो ये भी इससे 3 ही गुना होगा। तो ये 54 आएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्या जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ये 72 है जो कि 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। समझ रहा है ना मेरी बात? तो ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया और ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया। तो आपको 20 सेकंड बाद इनकी दूरी बताना। ध्यान दो, तो 20 सेकंड ये भी चलेगी, 20 सेकंड ये भी चलेगी, तो ये 20 सेकंड में चलेगी कितनी? 15 गुणित 20, 300 मीटर चलेगी। कितनी चलेगी? 300 मीटर, क्योंकि अपन ने मीटर सेकंड में बदल लिया। और ये 20 गुणित 20 400 मीटर चलेगी। बात समझ रहे हैं ना कि 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है, 20 सेकंड में कितनी चलेगी? 400 मीटर। अब इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर ये 300 मीटर मान लो, अगर ये 400 मीटर है, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी, जो कार हैं उनके बीच की दूरी, तो ये कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर आपको पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग, जो कि 300 दिया है आपको, 300 का वर्ग, और यहाँ पर ये क्या दिया है? 400 का वर्ग। अब इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। डायरेक्ट हल करने के लिए आपको यहाँ पर 10 की घात, यहाँ पर 4 जीरो आएंगी, तो 4 जीरो अपन कॉमन ले रहे हैं। 1000 मतलब 10,000। तो यहाँ 3 का 9 हो गया और 4 का 16 हो गया।
तो के स्क्वायर बराबर ये 10,000 और ये 25 हो गया। ठीक, अब इसका अंडर रूट करेंगे तो के, तो इसका तो हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 5। तो आपका 500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो दूरी थी वो आपको कर्ण के रूप में निकालना था, तो आपको प्रश्न को देखकर ये समझना, यही समझना उस प्रश्न में बहुत ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो गंतव्य स्थल में उसको पहुंचने के लिए जो सामान्य समय है क्या है? तो ये सवाल अपन पहले भी कर चुके, लेकिन फिर आपकी बता। 60% गति से जाता है, तो 60% मतलब होता है 3/5। तो उसकी जो सामान्य गति थी वो 5 थी, लेकिन जो असामान्य गति आ गई वो 3। तो यहाँ पर ये स्पीड का रेशियो आ चुका। अब स्पीड का रेशियो आ चुका और टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो निश्चित, तो 3 से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम में अंतर कितने का? 2 यूनिट का, और 2 यूनिट बराबर उन्होंने पहले ही दे दिया है 1 घंटा 40 मिनट, मतलब टोटल 100 मिनट मान लो। क्या दिया है? 100 मिनट, है ना। 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट होता है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 50। अब आपको सामान्य समय बताना। तो जो सामान्य समय है वो 5 की स्पीड सामान्य है, तो सामान्य समय 3 होगा। तो 3 × 50 मतलब 150 मिनट। तो अगर इसको घंटे में बदलना है तो इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा। 0 0 से काट दो, 3 से 5 15, 3 दूनी 6। तो ये टोटल 2.5 घंटे का समय लगेगा सामान्य। तो इसका आंसर 2 सही 1/2 आएगा। अगला क्वेश्चन। तो देखो, आपको अगले क्वेश्चन में आपको ऐसे विचार करना कि यहाँ पर लिखा है कि राम ने एक स्थान Z से P तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करता है। ठीक है। उसके बाद उसने लिखा है कि उसने पहली 75% की दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। तो आपको x/2 का मान बताना। तो यहाँ पर Z से P तक वो औसत चाल कितनी से जा रहा है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो Z से P की ओर जा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है कि 75 जो प्रतिशत दूरी है, 75% आपको जो दूरी दी है वो 2/3 समय में तय करता है, और बाकी की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाकी का समय 1/3 बचा, उसमें तय करता है। अब यहाँ पर अपन को समय 2/3 दिया है, एक भाग क्या दिया? 2/3, और यहाँ पर शेष भाग कितना? 1/3। तो ये 2 प्रकार का समय दिया है कि 2/3 भाग और 1/3 भाग। अब यहाँ पर दूरी भी नहीं दी, तो अपन समय 3 घंटे मान लेते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर आ रहा है तो 3 का गुणांक ही मानना है, तो अपन 3 ही मान लेते हैं। तो 3 घंटा टोटल समय उसने यात्रा की। अगर 3 घंटा वो टोटल समय यात्रा करेगा तो टोटल दूरी 130 × 3 मतलब 390 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करेगा। अब अपन को जो शेष 75% उसने दूरी तय कर ली। अब शेष दूरी बची कितनी? शेष दूरी 25% बची, मतलब इसका 1/4 बची दूरी। शेष दूरी 1/4 हो गई। शेष दूरी 1/4 बची, और शेष समय बचा कितना? शेष समय बचा 1/3। तो 3 घंटे का 1/3 1 ही घंटा होता है, ये 1 घंटा बचा, और ये आपका x का मान आ गया। ठीक, क्योंकि 2 घंटे तो उसने यात्रा कर ली। 2/3, 3 का 2/3 2 घंटे हो गए। तो यहाँ पर 390/4 ये x की वैल्यू है। अगर 4 से इसमें भाग दें तो 4 नाम 36। ठीक, बचे 3 4 7 28, बचे 2 4 5 20। अब अपन को x/2 की वैल्यू निकालना है, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 48.75 आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एक फार्मूला है, फार्मूला डिस्टेंस बराबर, फार्मूला है क्या? डिस्टेंस बराबर क्या? S1 - S2 इंटू डेल टी। ठीक, S1 × S2। अब ये फार्मूला कैसे? फार्मूला ये इस प्रकार है कि जैसे कोई ट्रेन जा रही है 80 की स्पीड से जा रही है, मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, लेकिन वो रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ 1 घंटा या 2 घंटा लेट पहुँची। तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो और उस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए दूरी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इस फार्मूले की सहायता से आप बहुत कठिन से कठिन क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले के आधार पर अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए समझते हैं कैसे उपयोग। वैसे ये फार्मूला बना कैसे है, जैसे आप मैं फार्मूला वो भी बता देता हूँ, फार्मूला आया कैसे। तो जैसे एक ट्रेन है S1 की स्पीड से जाती है, किसकी स्पीड से जाती है, S1 की स्पीड से जाती है, और S1 की स्पीड से जाती है और T1 समय में अपने गंतव्य तक पहुंचती है। एक वही ट्रेन अगर S2 की स्पीड से जाती है, मतलब या तो S2 उससे कम होगी या ज़्यादा होगी, तो T2 समय में वह अपने गंतव्य तक पहुंचती है। ठीक, आप क्या दे दिया कि S1 की स्पीड से जाती है और T1 समय में वह अपने गंतव्य तक पहुंचती है, और S2 की स्पीड से जाती है और अपने गंतव्य तक वह T2 समय में पहुंचती है। ठीक है, ये आपको सवाल दे दिया। अब इसके बाद आपको बताना है यदि गंतव्य तक की दूरी d है, गंतव्य तक की दूरी d है, तो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और T2 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर T1 और T2 एक दूसरे में से यहाँ पर घटा दो, तो D अपॉन S1, तो S1 की स्पीड से वो T1 समय में अपने गंतव्य तक पहुँचता है, और ST की स्पीड से T2 समय में। तो अपन ने जो चाल बराबर दूरी बटे समय का बेसिक फार्मूला था उससे T का मान निकाल लिया। ठीक है, अब अपन को T1 माइनस T2 निकालना है, तो T1 माइनस T2 निकाल लो। T1 माइनस T2 को मान रख दिया यहाँ पर, ये हो गया T1 माइनस T2। समझ रहे। अब यहाँ पर D कॉमन ले लो, D कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम ले लो, S1 इंटू S2, और इधर आ जाएगा S2 माइनस S1, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक, बात समझ रहे। अब यहाँ से D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी S1 इंटू S2, T2 माइनस T1, और S2 माइनस S1। ठीक, तो ये D की वैल्यू आ चुकी। तो ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं अगर स्पीड परिवर्तित होती है तो, और इसकी सहायता से बड़े कठिन से कठिन सवाल किए जा सकते हैं। तो अब इसी के आधार पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए प्रश्न है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती। ठीक है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसके बाद वह अपनी 3/4 की स्पीड से चलती है और अपने गंतव्य तक कितनी देरी से पहुंचती है, 35 मिनट की देरी से पहुंचती। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यदि दुर्घटना 72 किलोमीटर बाद हुई होती, मतलब औरांग दुर्घटना हुई होती, तो यह अपने गंतव्य तक 15 मिनट देरी से पहुंचती। तो आपको ट्रेन की सामान्य चाल बताना कि ट्रेन की सामान्य चाल क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जैसे मान लो ये ट्रेन है आपकी, ए से जाना है उसको कहाँ, बी पे, ए से बी पे जाना है ट्रेन को। ठीक है, ए से बी पे जाना है, यहाँ से वो जैसे इसमें दिया है कि अपनी 3/4 चाल से चलती दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद। तो इस 3/4 चाल का मतलब ये है कि 4 अगर इसकी चाल है तो वो 3 चाल से चलती है दुर्घटना के बाद। तो अपन इसकी चाल सामान्य चाल क्या मान लेते हैं, इसकी सामान्य चाल 4x किलोमीटर प्रति घंटा है, सामान्य चाल 4x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ तक ये दूरी कितनी, 50 किलोमीटर है ना, कितनी दूरी है, 50 किलोमीटर। ठीक, तो ये दूरी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के बाद क्या हो जाती है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और अपनी 3/4 चाल से, मतलब 3 की स्पीड से चलती है, 3x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और अपने जहाँ जाना चाहती है, बी पे पहुँचना चाहती है, वहाँ तक जाती है। ठीक, लेकिन इस दूरी में वह 3x की स्पीड से चलने के कारण वह 35 मिनट देरी से पहुँचती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, ए से अगर इस पॉइंट को अपन सी नाम दे दें, ए से सी तक जाने के लिए वह अपनी सामान्य स्पीड से चलती है, और उसकी स्पीड का जो परिवर्तन हुआ वो आपका सी से बी तक जाने में। तो जो सी से बी तक जाने में जो परिवर्तन हुआ उसकी स्पीड का ध्यान देना, सी से बी तक जाने में। तो सी से बी तक की दूरी अगर वो 4x की गति से ही जाती तो अपने निश्चित समय पर पहुंचती ना, वो देरी से पहुंचती ना, जल्दी पहुंचती। तो जो समय का परिवर्तन हुआ वो सी से बी के बीच में ही हुआ। अगर वो 4x की गति से जाती तो निश्चित समय में पहुंचती, और वो 3x की गति से जा रही है तो वह 35 मिनट देरी से पहुंच रही है। तो अपन जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो डी जो दूरी रहेगी, वो यहाँ पर वो डी दूरी रहेगी जो फार्मूले में थे, डी दूरी। तो वो डी दूरी इसी डी दूरी को निकालेगा कैसे, कि डी बराबर S1 इंटू S2
अपॉन S2 माइनस S1 इंटू डेल टी मतलब समय में परिवर्तन, और ये डेल एस रहता है गति में परिवर्तन, है ना। तो ये प्लस में ही लेना है अपन को। तो जो डी दूरी है तो वो कैसे निकलेगी, तो डी बराबर, ध्यान देना, S1 स्पीड मतलब जो सामान्य स्पीड थी 4x, लेकिन परिवर्तन होने के बाद वो स्पीड कितनी हो गई 3x, और जो वो दूरी में वो स्पीड में परिवर्तन पहले 4x तब फिर 3x, तो x का परिवर्तन हुआ। और उस समय 35 मिनट का अंतर आ रहा, तो 35 मिनट लग दो यहाँ पर, 35 मिनट को उसमें बदल दो 60 में। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर x से तो एक x कट गया, ठीक, और ये 4 से आप इसको काट दो 15 बार, है ना, 15 चौका 60, और 3 से इसको काट दो 5 बार, 5 और 5 7 ये 35 हो गए, तो 7 और एक x बचा, तो d का मान क्या आ गया, 7x आ गया। d का मान यहाँ पर क्या आ गया, 7x आ गया। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी है, कंडीशन ये दी है कि यदि दुर्घटना 50 किलोमीटर यहाँ तक C से 72 किलोमीटर और आगे होती दुर्घटना, C से एक अपन पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर ये D है कैपिटल, ये 72 किलोमीटर है, अगर यहाँ दुर्घटना हुई होती तो यहाँ 72 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो D माइनस 72 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 72, D माइनस 72, तो D माइनस 72 दूरी, अगर दुर्घटना 72 किलोमीटर बाद हुई होती तो ट्रेन सिर्फ 15 मिनट लेट पहुँचती। तो यहाँ पर D माइनस 72 की वैल्यू भी अपन इसी सूत्र से निकाल लेते हैं, तो D माइनस 72 बराबर, यहाँ पर देख D माइनस 72 मतलब 7x माइनस 72, तो 7x माइनस 72 बराबर S1 की स्पीड मतलब 4x, लेकिन वो 3x की स्पीड से गई और स्पीड में अंतर x का है और वो 15 मिनट की देरी से पहुँची, तो 15/60, समझ रहे बात। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक x से तो आपका एक x कट गया, ठीक, 4 और 3 12 5 60 हो गए, और 5 से 3 बार कट गया, तो यहाँ पर 7x माइनस 72, 7x माइनस आपको 72 दिख रहा है, और ये क्या बचा 3x, 3 इधर ले आएंगे तो ये 4x बराबर 72। आपको ट्रेन की सामान्य स्पीड बताना है, और ट्रेन की सामान्य स्पीड अपन ने 4x मानी है, और 4x की वैल्यू आ रही 72, तो ट्रेन की जो सामान्य स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार के कठिन क्वेश्चनों को भी अपन आसानी से कर सकते हैं। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, इसमें टाइम लगता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 बंदूकें एक ही स्थान से 13 मिनट के अंतराल के बाद चलती हैं, लेकिन उस स्थान की ओर आ रही ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को उन बंदूकों की आवाज़ 12.5 मिनट मतलब 12 मिनट 30 सेकंड के अंतराल के बाद सुनाई देती है, ठीक है। यदि आवाज़ की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है तो आप ट्रेन की गति बताइए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहता। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे एक बिंदु ए से शॉट लगे, है ना, शॉट मतलब गोली चली, और यहाँ पर एक ट्रेन टी है, ठीक, ट्रेन टी, पहला शॉट लगा यहाँ से, है ना, मान लो यहाँ पर 9 बज रहे हैं, तो पहला शॉट लगा और यहाँ पर टी पर सुनाई दिया कितने, 2 मिनट बाद, मान लो क्या मान लिया 2 मिनट बाद सुनाई दिया, तो 9:02 पर इसको पहला शॉट सुनाई दिया। ट्रेन कहाँ, टी बिंदु पर थी ट्रेन जब उसको पहला शॉट सुनाई दिया, ठीक, बात समझ रहे हैं ना। पहला शॉट चला 9 बजे और 9:02, क्योंकि आवाज़ को पहुंचने में वहाँ तक टाइम लगेगा, तो अपन ने ऐसा मान लिया कि 2 मिनट बाद उसको सुनाई दिया, तो 9:02 पे वो उसको पहला शॉट सुनाई दिया। अब दूसरा शॉट कितने बजे, 13 मिनट के अंतराल के बाद दूसरा शॉट लगा, तो दूसरा शॉट 9:13 पे उसने दूसरा शॉट किया, और उसको 2 मिनट बाद फिर, क्योंकि दूरी तो अभी भी उतनी है, 2 मिनट बाद उसको फिर सुनाई दिया, तो 2 मिनट बाद उसको सुनाई दिया, तो 9:15 पे उसको दूसरा सुनाई देगा। बात समझ रहे हैं ना। ट्रेन टी बिंदु पर ही है, और यहाँ पर जो अंतराल आ रहा है वो क्या है, 13 मिनट का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 13 मिनट का। और यहाँ पर जो अंतराल आ रहा है वो 9:02, 9:15, यहाँ भी 13 मिनट का अंतराल है। बात समझ रहे हैं ना। जब ट्रेन एक ही बिंदु पर है तो दोनों तरफ अंतराल समान आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन में ये समस्या है कि ट्रेन इस तरह नहीं है, ट्रेन एक ही तरफ आ रही है, ट्रेन क्या आ रही, बिंदु एक ही तरफ आ रही। इसी कारण ए को जैसे दूसरा शॉट थोड़े जल्दी सुनाई देगा, क्योंकि एक ही तरफ आ रही। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि ट्रेन पहला शॉट तो उसको जब ट्रेन कहाँ थी, टी बिंदु पर थी जब सुनाई दिया, और दूसरा शॉट अपन मान लेने टी डैश बिंदु पर थी जब सुनाई दिया, ठीक है।
बात समझ रहे हैं ना कि टी बिंदु पर थी जब उसको पहला शॉट सुनाई दिया 9:02 पे, 9:02 जो अपन ने माना है सिर्फ समझने के लिए, और दूसरा शॉट उसको जब टी ही बिंदु पर रहेगी तो 9:15 पर सुनाई दिया। तो यहाँ पर जो अंतराल आ रहा है 13 मिनट का, यहाँ भी अंतराल 13 मिनट का ही आएगा। लेकिन प्रश्न में ये है कि ट्रेन इस तरफ गति कर रही है, तो ट्रेन इस तरफ गति कर रही है तो आवाज़ को अब दूरी कम तय करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ज़्यादा तय करनी पड़ी थी, अब कम तय करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो दूरी अगर कम तय करनी पड़ेगी तो उसको समय भी कम लगेगा। अब कितना कम समय लगेगा, शॉट लग रहा 13 मिनट के अंतराल में और यहाँ पर सुनाई दे रहा 12.5 मिनट, मतलब 30 सेकंड का अंतर आ गया। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेन जब T1 पे थी और T' पे आई तो उसको दूसरा शॉट सुनाई दिया, और दूसरा शॉट कितने 12.5 मिनट बाद सुनाई दिया। तो 12.5 मिनट मतलब 12 मिनट 30 सेकंड, और उसको अपन सेकंड में ही बदल रहे हैं तो 12 मिनट में 720 सेकंड और 30 सेकंड। तो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 750 सेकंड में, 750 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेन ने तय की। टी से T' तक की दूरी ट्रेन ने तय की। और यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है T' तक आई, समझ रहे हैं। अगर T' तक नहीं आती, T तक आती तो उसको कितना 13 ही मिनट का समय लगता है ना। कितने मिनट का लगता, 13 मिनट का समय लगता। लेकिन 30 सेकंड का समय बच गया, मतलब आवाज़ को यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 सेकंड का समय और लगता। यदि ट्रेन यहीं रहती तो वो ये दूरी तय करती। तो यहाँ पर T और T' के बीच की दूरी आवाज़ को तय करने में 30 सेकंड लग रहे हैं, और यही दूरी तय करने में यही दूरी तय करने में जो ट्रेन है उसको 750 सेकंड लगेगा। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि दूरी निश्चित हो चुकी है। दूरी क्या है, समान है, दूरी कांस्टेंट हो गई और आपको टाइम पता चल गया, और टाइम का रिवर्स में आप चाल हो जाएगी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होती। तो यहाँ पर जो ट्रेन है आपकी, ट्रेन और जो ध्वनि है, उनके टाइम ट्रेवल करो, इस टाइम क्या आ रहा है, तो ट्रेन 750 सेकंड में वही दूरी तय कर रही है और जो ध्वनि है वो 30 सेकंड में दूरी कर रही है। तो इसको काट दो तो इनका रेशियो आ जाएगा 1 और ये 25 अनुपात 1। अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपात होते। तो स्पीड इसकी हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 25। बात समझ रहा है। तो ध्वनि की स्पीड 25 यूनिट होगी और आपकी ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड होगी 1 यूनिट। अब ध्वनि की स्पीड आपको प्रश्न में दी है, ध्वनि की स्पीड प्रश्न में कितनी दी है, 330 मीटर पर सेकंड। क्या दी, 330 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ रहे हैं ना। तो 1 यूनिट निकालना, तो 330 में 25 का भाग दे दो तो 1 यूनिट निकल आएगा। 330 में 25 का भाग दे दो तो 1 यूनिट निकल गया। ठीक, लेकिन अपन को आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है और ये आंसर आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में, मतलब मीटर से बड़े में, तो बड़े से गुणा करना पड़ेगा। तो 18/5 से आप यहाँ गुणा कर दें और इसको 5 से काट दें सबसे पहले। तो 5 × 30 और 5 × 30, 18 में 66 का गुणा कर दें तो 18 × 108, हाँ क्या है 10, और 18 × 108 और फिर 10 तो 118 हो गए। तो 118/25 आ गए। अब इसको भाग दें तो 25 चुक्के तो क्या होते हैं 100, बचे 18, तो यहाँ हो गया 188, और 25 सत्ते 175 होते हैं। तो 188 इसमें से 175 गए तो 13 बचे, और 13/25 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये सवाल जो कि पढ़ने में एक बार में समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाहता है, इसको इस तरीके से किया जा सकता है। तो इस लेवल के सवाल सामान्यतः पेपर में या प्रतियोगी परीक्षा के जो पेपर होते हैं उनमें नहीं आते, लेकिन अपन एक ही वीडियो में चाल के सभी क्वेश्चनों को, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चनों को उनको कवर करना चाहते थे, तो इस क्वेश्चन को भी उसको कवर करना ज़रूरी था। तो आज का वीडियो में हमने लगभग चाल समय दूरी वाले चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चनों को कर दिया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।